क्लास 12th केमिस्ट्री में एक और नेक्स्ट पार्ट लेके आए हम सॉल्यूशन लेसन का। इससे पहले तक हम लोगों ने देख लिया है, एजियोट्रॉप देख लिए थे लास्ट क्लास में हमने, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, रॉल्स लॉ, ये सब कुछ कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और ये चैनल डेली डे एकेडमी है जिस पर आप वीडियोस देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, फिजिक्स। तो अगर आप इस पर अभी नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चों, हम देखते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है बच्चों जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। किस पर डिपेंड करती है? पार्टिकल्स के होने और कम ज़्यादा होने पर। तो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर नोन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहला हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पहले उसी की बात करेंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम क्या पढ़ेंगे? हमारा जो टॉपिक है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ने वाले हैं आज। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम ये भी पढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी हमको देखना है, ये भी इसी के अंदर ही आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो सब क्या करती हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं नाम लिख रहा हूँ, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जैसे कि मोल समझ लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मोल्स फाइंड करते हैं, तो ये मोल्स या मोल फ्रैक्शंस पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल फ्रैक्शन कह लो इसको, अगर अपन प्रॉपर लैंग्वेज में कहें, तो इन पर डिपेंड करती है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है हम इसको देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कुल मिला के जो बात हम करने वाले ना, सब वेपर प्रेशर की बात होगी यहाँ पर, कि वेपर प्रेशर में लोवरिंग, और रिलेटिव मतलब किसी के कंपेयर में, रिलेटिव मतलब जब हम किसी से कंपेयर करते हैं। तो क्लास, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यू नहीं आएगा, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, मतलब कोई सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है, मतलब उसकी वेपर्स बहुत आसानी से बनेगी, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, देन प्रेशर, तब क्या बनेगा, तब एक सॉल्यूशन बनता है बच्चों, आप भी जानते हैं। देन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर कह लो, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वो हमेशा क्या होता है, एक प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है बच्चों, ध्यान रखना। जब आप किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है, सॉल्यूशन का प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है, वो हमेशा कम होता है। किससे कम होता है? हमारे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ठीक है। एंड the lowering of vapor pressure, and the lowering of vapor pressure, मतलब वेपर प्रेशर में कमी जो हो रही है, लोवरिंग जो हो रही है वेपर प्रेशर में, डिपेंड्स ओनली
ऑन द कंसंट्रेशन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इट इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन को हम जनरली मोल फ्रैक्शन से शो करते हैं, ठीक है, किससे शो करते हैं, मोल फ्रैक्शन से शो करते हैं। तो अब हम एक रिलेशन अप्लाई करेंगे, ये तो हमने थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप समझ लिया है ना, ये भी लिखना जरूरी है। व्हेन, हमने क्या देख रखा है, व्हेन नॉन वोलाटाइल solute is added to, when non-volatile solute is added to a volatile solvent, जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं, देन द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तब सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, देन द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, तब वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ सॉल्वेंट का ही प्रेशर होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो कैसा है, सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है, उसकी तो वेपर बनेगी नहीं, तो वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के, सॉरी सॉल्वेंट के। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमने रॉल्स लॉ पढ़ रखा है, क्या बोलता है रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ने हमको इसकी वैल्यू दी है। अब हम यहाँ मानेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, तो मान लेते हैं लेट मोल फ्रैक्शन, हम मान लेते हैं लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज x1 एंड P1 नॉट इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो रॉल्स लॉ ने हमें क्या कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है P1 वो किसके इक्वल होता है, P1 नॉट x1 के, याद करिए मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, तब उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, देन तब ये पार्शियल प्रेशर हो गया इसका P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड हियर P1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हमने क्या देखा कि जो पार्शियल प्रेशर लिखा है, मैंने पीछे लाइन लिखी है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है जब उसके अंदर सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल, तो जो इस सॉल्वेंट का जो ही पार्शियल प्रेशर निकलता है वही सॉल्यूशन का प्रेशर होता है। तो हियर P1 इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यही हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर होता है। यानी P1 नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर ही हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर है, यही पार्शियल प्रेशर हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर है। तो देखा जाए तो हमारे सॉल्यूशन का कितना प्रेशर है, तो हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया है P1, ठीक है। लेकिन जब हमने सॉल्यूट नहीं मिलाया था स्टूडेंट, जब हमने सॉल्यूट नहीं मिलाया था तब हमारा प्रेशर कितना था, तब हमारा प्रेशर जो था वो था P1 नॉट, क्योंकि तब उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट था, क्या, सॉल्वेंट। तो जो इन दोनों में डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट, या ये कह लो, तब हम लिखते हैं ये प्रेशर कौन सा है, P1 इज इक्वल टू ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और पहले कितना था, जब हमने सॉल्यूट नहीं मिलाया तब हमारा इतना प्रेशर था, ठीक है। अब हमको ये पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो अगर x1 हमारा सॉल्वेंट का क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और x2 अगर सॉल्यूट का है, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 माइनस x1 बराबर, मैं आंसर निकाल सकता हूँ, x1 बराबर 1 माइनस x2, ठीक है। तो अब हमको माइनस करना है कि प्रेशर कितना लोअर हुआ है, तो हम यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, तो हम वैल्यू लिखेंगे
लोवरिंग इन प्रेशर, क्योंकि हम बात तो यही कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई, तो लोवरिंग इन प्रेशर, प्रेशर में कितनी लोवरिंग हुई है। पहले था P1 नॉट, कितना था बच्चों, P1 नॉट था, बाद में प्रेशर क्या बन गया P1, तो P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट की वैल्यू कितनी होती है, P1 नॉट की वैल्यू हम अभी निकालने वाले हैं, और P1 नॉट माइनस P1, और P1 नॉट की वैल्यू जो है वो हमने कितनी निकाली है, P1 की वैल्यू हमारी निकली है, वेयर इज P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा है लोवरिंग इन प्रेशर, ठीक है। अब ये जो P1 नॉट है माइनस P1 नॉट x1, x1 की जगह मैं रख सकता हूँ 1 माइनस x2, क्या रख सकते हैं 1 माइनस x2, तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2, तो हमको P1 नॉट माइनस P1, यहाँ दोनों जगह पर P1 नॉट है, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x2, दो ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो P1 नॉट माइनस P1 का मतलब हुआ लोवरिंग इन प्रेशर, लोवरिंग इन प्रेशर, और जब ये मल्टीप्लाई से मैं इसके अपॉन में ले आऊँगा ना बच्चों, तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग, इसको क्या कहते हैं, इसके कंपेयर में कितना कम हुआ, इसके कंपेयर में कितना कम हुआ, इस टर्म को कहा जाता है लोवरिंग इन प्रेशर, बट किसके कंपेयर में, P1 नॉट के कंपेयर में, तो इस टर्म को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहाँ ये जब अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ये फॉर्मूले का -1 बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस x2, 1 से 1 कैंसिल, यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो गया x2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है बच्चों। क्या फाइंड कर लिया हमने कि यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इतने पार्ट को कहते हैं लोवरिंग वेपर प्रेशर। जब ये P1 नॉट अपॉन में होता है तो इसको पढ़ते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग, और वो किसके इक्वल दिख रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो हमने फाइंड कर लिया बच्चों, ठीक है। अब x2 की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, अगर मान लो x2 की वैल्यू मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, x2 की वैल्यू होती है n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज यहाँ से बना सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलिए इसको अगर हम यूज़ करें, आगे की तरफ यूज़ करते हैं, अगर x2 की जगह मैं उसकी वैल्यू रख दूँ, अब वो लोग थोड़ा सा पेज टर्न कर लेते हैं क्योंकि ये पेज फिनिश हो गया है, हमने समझ लिया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे कि इसके और क्या फॉर्मूलेज बना सकते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट n1 बी द moles of solvent and n2 be the moles of solute। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है ना, मैक्सिमम, तो हम n1 प्लस n2 को जो है हम क्या मान लेते हैं, हमेशा n1 प्लस n2 को सॉल्वेंट के मोल के बराबर ही मान लेते हैं, मैक्सिमम केस में यही होता है, क्योंकि ज़्यादा ये सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट कम होता है, इसलिए हम इसको n1 प्लस n2 को n1 ही कंसिडर कर लेते हैं। तब हम x2 की जगह लिख सकते हैं n2 अपाई n1, यही फॉर्मूला हम लोग इधर अप्लाई कर दें जो हमने पीछे बनाया था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसके बराबर में पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था x2, देख लीजिए। अब हम इसकी जगह रख देते हैं उसकी वैल्यू n2 अपॉन n1। अब n2 और n1 निकालने का क्या तरीका है बच्चों, मैंने आपको मोल के ढेर सारे फॉर्मूले सिखा रखे हैं, ढेर सारे का मतलब 2-3 फॉर्मूलेस।
तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल के फॉर्म, ये एक्चुअली क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, W2 अपॉन M1, सॉरी M2, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू N1 होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मान सकते हो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस वैल्यू को ठीक ठाक किया जाए तो ये M1 ऊपर जाता है, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू M1 ऊपर जाएगा, तो W2 इंटू M1 अपॉन में M2 इंटू W1। यहाँ से हमको जनरली मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन इस चीज़ को फाइंड करने के आते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करने का क्वेश्चन है। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि कारण क्या होता है कि बस अब इतना आप 12th क्लास के बच्चों समझ जाओगे। अगर आपको ये सब वैल्यू पता है, आपको ये निकालना है, तो आप इसको अपॉन से इधर लाओगे, इनको इधर लाओगे, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशन होता है। हियर यहाँ लिख लो आप लोग, यहाँ एक छोटी सी चीज़ लिख लेना, हियर M2 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और W1 W2 इनके गिवन मास से क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2 ग्राम ये चीज़ है, 4 ग्राम वो चीज़ है। ठीक है, ऐसा। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पहले ही दे रखा है, मैं बुक दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल 2.6 है बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको वो पीछे के एक्सरसाइज का करवाऊंगा जो अनसॉल्व होगा। ये सॉल्व क्वेश्चन है, आप समझ लेना, नहीं समझ में आए तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद समझ लेना, तो आ जाएगा। चलिए मैं पीछे का क्वेश्चन निकालता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारी NCERT बुक में 2.19, वो इसी चीज़ का है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे लिखा 30 ग्राम मतलब ये गिवन मास हो गया बच्चों आपका। कौन सा सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन, है ना। ये हमको सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है, किसका प्रेशर दिया है, सॉल्यूशन का प्रेशर। फर्दर हम इसमें 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड करते हैं। ठीक है, हम 18 ग्राम वाटर और ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो न्यू वेपर प्रेशर हमारा जो होता है, नया वेपर प्रेशर जो है वो 2.9 किलो पास्कल हो जाता है सेम टेम्परेचर पर। तो हमको इसमें निकालना है मोलर मास सॉल्यूट का और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 290, मतलब प्योर वेपर प्रेशर P1 नॉट निकालना है और हमको मोलर मास निकालना है। चलिए क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये हटा रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूलेज आप देख लेना, यही फॉर्मूले सब हमको काम आने वाले हैं। गिवन वैल्यूज देखिए, गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यूज है बच्चों, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको क्वेश्चन में दिया है W1 मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम, M1 क्या होता है, मोलर मास होता है वाटर का, जो दिया है हमको 2.19 क्वेश्चन है ये, वो दिया 18 ग्राम। तो इससे हम मोल निकाल लेते हैं N1, N1 क्या है, मोल ऑफ वाटर जो होता है W1 बाय M1, गिवन मास वन मोलर मास वाटर के मोल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा पड़ेगी, तो N1 हो जाएगा हमारा गिवन मास अपन मोलर मास 18, सो 5 मोल। तो N1 कितने हो गए, वाटर के 5 मोल हैं, है ना। यहाँ चाहो तो लिख लो मोल्स ऑफ वाटर। इसके अलावा हमको क्या दिया है स्टूडेंट, हमको दिया है P1, क्वेश्चन में हमको P1 दिया है, पहली सिचुएशन देख रहा हूँ मैं, P1 हमको दिया है 2.8 किलो पास्कल, मैंने इसको चेंज कर लिया 2.8, या किलो को नहीं चेंज करते हम लोग, 2.8 किलो पास्कल ही रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। 2.8 किलो पास्कल दिया है। P1 नॉट वाटर का प्योर वेपर प्रेशर हमको नहीं पता है, ये हमको फाइंड करना है। इसके अलावा हमको यहाँ पर W2 और दे रखा है स्टूडेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है W2 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय फॉर्मूला ऑफ बाय रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, जो हमने भी बनाया था P1 नॉट
माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में N1 प्लस M2। वैसे मैंने क्वेश्चन में N1 प्लस N2 को सिर्फ N1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। इसका कारण अभी मैं बताता हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप देखिए कि हमको 30 ग्राम दिया है गिवन मास सॉल्यूट का, और 90 ग्राम क्या है उसका सॉल्वेंट का मास है, यानी 30 और 90 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ऐसा होता है कि इसका मान लो 90 ग्राम दिया और उसका मान लो 1 ग्राम या 0.5 ग्राम, जब इतना कम दिया होता है ना, तब हम N1 और N2 की जगह सिर्फ N1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ N1 का कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा। यहाँ N1 बहुत कम नहीं निकलने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर N1 प्लस N2 नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो हमें क्या मिलता है, P1 पता नहीं है, P1 नॉट, P1 की वैल्यू 2.8 लिख दीजिए। यूनिट उसकी किलो पास्कल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और P1 नॉट की वैल्यू भी नहीं पता है। यहाँ पर N2 की वैल्यू जानते हैं कि हम लोग नहीं जानते। अपॉन में N1 प्लस N2 की वैल्यू, हाँ ये वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, N1 की वैल्यू हमने 5 निकाल ली और N2 की वैल्यू नहीं पता है, हमने उसको भी अभी N2 ही रखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 देके अभी छोड़ दीजिए बच्चों आप लोग, है ना, क्योंकि हम एक बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी इसमें एक और कंडीशन दी है, हमको ये बोला गया है कि जब हम इस क्वेश्चन में 18 ग्राम वाटर और मिलाते हैं, है ना, तो अब सेकंड सिचुएशन लिखते हैं, ऑन एडिंग 18 ग्राम वाटर मोर। 18 ग्राम वाटर और मिलाते हैं तो क्या होगा, तब हमारे पास W1 जो नया निकलेगा, W1 1N कर लो इसको चाहो तो, W1N न्यू, है ना, नया मास वाटर का पहले 90 था, 90 ग्राम में मैंने 18 ग्राम और मिला दिया तो ये हो गया 108 ग्राम, और उसका मोलर मास तो वही रहेगा 18 ग्राम। तो नए मोल जो मैं निकालूंगा, फिर से एक बार मोल चेंज हो गए, न्यू मोल क्या होगा, गिवन मास अपन मोलर मास। हमारे पास इतना मास हो गया वाटर का, गिवन मास कितना था, 18 ग्राम वाटर मेरे पास पहले था, तो अब हमारे पास 18 ग्राम मिलाने से वाटर के 6 मोल हो गए हैं। जब आपका मोल बड़ा है तो उन्होंने क्वेश्चन में हमको दे भी रखा है कि उसका पार्शियल प्रेशर जो था सॉल्यूशन का, वो P1 जो था पहले 2.8 किलो पास्कल था, अब वो हो गया है 2.9 किलो पास्कल, 2.9 किलो पास्कल। हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि देखिए हमारे पास सॉल्वेंट बड़ा है, वाटर सॉल्वेंट है वो बड़ा, लेकिन सॉल्यूट जो 30 ग्राम था वो तो उतना ही था, यानी उसके जो मोल हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना, वो चेंज नहीं हो रहे। और P1 नॉट क्या होता है, प्योर वाटर का प्योर प्रेशर, वो भी नहीं बदल रहा है, वो भी वही रहेगा, सिर्फ P1 बदला है। तो दो चीज़ें जो बदली हम रख देंगे और सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2 की वैल्यू पता नहीं है, N1 की वैल्यू अब कितनी हो गई है 6, और N2 फिर से नहीं पता है। ठीक है, सॉरी यहाँ P1 की वैल्यू लिखना भूल गया, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। तो P1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या निकल गई स्टूडेंट, P1 माइनस P1 2.9 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन 6 प्लस N2। ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा बच्चों। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है, एक P1 है और N2 है, और पहली इक्वेशन में भी P1 N2 है। दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है। क्लास 10th में हम लोगों ने सीख रखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, उससे हमको इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ जाएगा, ये इसके पास मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो P1 नॉट माइनस 2.9 इंटू 6 प्लस N2 का मल्टीप्लाई होगा इस, और इसका मल्टीप्लाई P1 वाले का इससे होगा, तो P1 नॉट N2 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 6 P1 नॉट 6 P1 नॉट, ठीक है। 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 टू द 12 और 17.4 आएगा ये। फिर प्लस का इससे किया
तो P1 0 N2 और इधर क्या है स्टूडेंट, N2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2.9 N2 और इधर है वैल्यू P1 0 N2। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिए, चलो है ना। अब जो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, अगर हम इसको भी सॉल्व करें फिर से, यहीं पर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ तो हमको काम आ जाएगा। आप लोग जब करो तो वहाँ पर लिख लेना। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, सॉरी इसका नहीं, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, ठीक है, या इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग वहीं पर। कहाँ है हमारी इक्वेशन, एक मिनट बच्चों, ये तो खैर पूरा ही हो गया तो पेज टर्निंग कर लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन का भी एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 प्लस N2 का मल्टीप्लाई इससे होगा P1 0 -2.8 से, और P1 0 का मल्टीप्लाई होगा N2 के साथ। चलिए इससे इक्वेशन 4 बनेगी, फिर दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। 5 × P1 तो 5 P1 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 114 आ जाएगा। N2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो N2 और P1 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2.8 N2 इज इक्वल्स टू P1 N2। ठीक है, इस इक्वेशन में इसको इधर लेके आते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा 5 P1 ये लिखा है N2 P1, ये इसके पास आएगा तो -N2 P1, वही दोनों वैल्यू सेम ही है स्टूडेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। -2.8 N2, इस -14 को मैंने इस तरफ लाया तो +14, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन पहले वाले से बनेगी P1 -2.8 N2 इज इक्वल्स टू 40। इसको इक्वेशन 4 दो। जो इक्वेशन 3 हमने बनाई थी स्टूडेंट, उसको और थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहीं पर कर देता हूँ इसी के नीचे। यहाँ पर भी क्या होगा, ये देखिए ये इधर आएगा ना तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को हम और थोड़ा सा ठीक कर देते हैं कि 6 P1 -2.9 N2 और ये वैल्यू इधर जाएगी तो 17.4 बन जाएगा। जैसे उधर ये वैल्यू इधर आके कटी ना उस इक्वेशन में, वैसा ये भी यहाँ पर कट जाएगा। तो इसी को इक्वेशन 3 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, अब हम एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, इक्वेशन 3 दे रखी है 6 P1 -2.9 N2 इज इक्वल्स टू 17.4 और ये इक्वेशन दे रखी है 5 P1 -2.8 N2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ 6 और यहाँ 5 है ना, तो ये दोनों ही चीज़ें हमको यहीं से फाइंड हो जाएगी N1 और N2 को। तो हम पहले काम करते हैं, इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 3 में 5 से और इक्वेशन 4 में 6 से करते हैं। ये तो आप लोगों को आता ही है, पहले भी सीख रखा है 10th में। तो हम लिख लेते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। 5 P1 -2.8 N2 इज इक्वल्स टू 14। इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 का और इस इक्वेशन 6 P1 -2.9 N2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 का, है ना, पूरी इक्वेशन में होगा, इसलिए ध्यान रखना। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ इस टाइप से। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30 P1, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 6 8 48 कैरी ओवर 4 168। पॉइंट एक नंबर के बाद है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट 5 का, और 14 6 84। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 P1 लगा लो दोनों के ऊपर, और ये हो जाएगा 5 9 45 का 5 कैरी ओवर 4 145। पॉइंट एक नंबर के बाद 14.5।
और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 20 का 0 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 87, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 87। हमको माइनस करना है क्योंकि ये दोनों प्लस है, इनको कैंसिल करने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, प्लस का साइन चेंज करके माइनस, माइनस से प्लस, और ये भी प्लस से माइनस, ये वैल्यू कट जाएगी। 16.8 में से अगर माइनस करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.3। कितना आएगा, 2.3। ये माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि माइनस का 3। माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर N2 था, सॉरी बच्चों में लिखना भूल गया, N2 और N2, यहाँ पर भी N2 आएगा। N2 यानी सॉल्यूट के मोल कितने निकल जाएंगे, 3/2.3, पॉइंट हटाया ऊपर 0, तो 30/23। N2 की वैल्यू निकल गई 30/23 मोल। बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। इस N2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, फिर से किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब 4 में किसी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी, बस कैलकुलेशन थोड़े लंबे हो रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में रख देते हैं, हम बोलेंगे ऑन पुटिंग N2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 4 क्या है, 5p1 माइनस 2.8 N2 है ना। N2 की जगह रख दिया हमने 30/23 और इज इक्वल टू में दिया है 14। चलिए इसको सॉल्व करके P1 नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 23 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो 115। P1 नॉट माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 28 3 कितना हो जाता है स्टूडेंट, 84 अपॉन में दिया है 23 इज इक्वल्स टू कितना है ये 14। 23 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 115 P1 नॉट इज इक्वल्स टू 23 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और माइनस में 84 था, इसका अपॉन वाला वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 23 इंटू 14, 14 3 42 का 2 कैरी और 4, 14 2 28 और 4 32, 322। ठीक है, माइनस का 84 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा, प्लस का 84 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 115 P1 नॉट, दोनों को प्लस करते हैं कितना होगा स्टूडेंट, 406। ये 115 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा P1 नॉट के, तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं P1 नॉट की, डिवाइड करके क्या आएगा, तो स्टूडेंट P1 नॉट की वैल्यू आ गई 3.53 किलो पास्कल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हमको एक और चीज़ निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो आ ही जाएगा, है ना। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आता है, नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले से, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है W2/M2, क्योंकि हमने यहाँ पर वही माना हुआ है। गिवन मास सॉल्यूशन में उसका दे रखा है 23, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला दिया है 30/23, हमने निकाल लिया था पीछे, और ये हो गया हमारा M2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, तो M2 इधर जाएगा और 23 इधर जाएगा, तो मोलर मास M2 कितना हो जाएगा बच्चों, 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर। तो क्लास ये था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये वैल्यू देख ली है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। आप इसी पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है ना, ये जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी चीज़ पर बेस्ड है, ये वाला कुछ ऐसा ही होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था थोड़ा ज़्यादा टफ था, ये थोड़ा और आसान होगा। ठीक है, तो क्लास ये क्लास हम लोग आज हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और क्लास एक छोटा सा टेस्ट मैंने रखा है आप लोगों के लिए कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व करके देखें। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में
बताइएगा तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उनका सॉल्यूशन मेरे कमेंट में डाल दें, जिससे कि मैं देख लूँ कि आप लोगों की प्रोग्रेस क्या है। 3 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिए, ज़्यादा नहीं दिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके लिए ये रहा। क्लियर है क्लास? ठीक है, तो आप इसका टेस्ट दें और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताएं, है ना। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है।